नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक नारा सुना होगा आप सब लोगों ने, मोदी है तो मुमकिन है। अब तो मेरा ये कहने का जी कर रहा है कि योगी है तो मुमकिन है। पहले हिंदू मुसलमान में बांटा, फिर हिंदुओं को अपर कास्ट एससी एसटी ओबीसी में बांटा, और अब तो ब्यूरोक्रेसी को बांट दिया है। एक ब्यूरोक्रेसी का खेमा शंकराचार्य के साथ है, दूसरा ब्यूरोक्रेसी का खेमा योगी आदित्यनाथ के साथ है। और बड़ी दिलचस्प बात है, जो योगी के साथ खड़े हैं वो अधिकारी एक इन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसका वीडियो, जिनका नाम, सब कुछ हम दिखा रहे हैं। प्रशांत कुमार सिंह है, ये जीएसटी के अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर है। और इन्होंने कहा कि भैया योगी जी का नमक खाया इन्होंने, तो योगी जी का नमक खाया तो योगी जी के बारे में सुन कैसे सकते हैं। ऐसे में जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर है। तमाम दर्शक मेरे जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विभाग, किसी विभाग से अगर कोई इस देश व्यापारी त्रस्त है तो वो जीएसटी का विभाग है। और ये भूल गए हैं कि योगी जी का नमक नहीं था, वो उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का नमक था जो उन्होंने खाया है। लेकिन मैं 101% श्योर हूं कि इन्होंने उनके नमक की हक अदायगी नहीं की होगी। तो अब मुकाबला शंकराचार्य बनाम योगी आदित्यनाथ में एक एक के बीच में बराबर हो गया है। लेकिन शिव जी, मैं अपने आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि हमारा खबर आज का ये नहीं है। हमारा खबर यह है कि डिप्टी सीएम डर गए। हमारी खबर है कि पूर्व सीएम डर गई। हमारी खबर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ज्यादा किसी और नेता का डर सताने लगा है। कौन है जो फोन करके समझा रहा है या डरा रहा है? आखिर क्या हो रहा है कि 5.25 घंटे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है शिव जी, एक्यूरेट टाइमिंग बता रहा हूं, 5 घंटे 15 मिनट के अंतर पर वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, सोच बदल जाती है, स्टैंड बदल जाता है। ये बिना किसी के डराए धमकाए तो हो नहीं सकता। और ये कोई साधारण नेता नहीं है बीजेपी के। कोई मंडल अध्यक्ष हो, कोई बूथ अध्यक्ष हो, कोई मंडल कार्यकर्ता हो, कोई जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, कोई राज्य स्तर का कार्यकर्ता हो, ये वो लोग हैं जो पद पर बैठे रहे हैं या जो पद पर बैठे हैं। अगर उनको भी कुछ ही घंटों बाद अपने स्टैंड में बदलाव लाना पड़ता है, तो मैं तमाम भाजपाइयों को कहूंगा, संभल जाना भैया। जब वो लोग डर रहे हैं तो आप किस खेत की मूली हो। तो एक बड़ी खबर हम लाए हैं दर्शकों के सामने। हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे और एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। जाइएगा नहीं, अगले कुछ मिनट जो हम आपको बताएंगे तथ्यों के साथ बताएंगे, वो आप। अब संतोष जी ने कई चीजें इसमें खोल दी। कई नेता कुछ लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद अपनी बात से मुकर रहे हैं। धीरे धीरे अग्निहोत्री जी अपना रोल बड़ा बनाते चले जा रहे हैं। उनके साथ अब ब्राह्मण समाज के लोग उतर गए हैं और वो जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरने पे बैठ गए हैं। जैसे ही धरने पे बैठे, बारिश भी शुरू हो गई। अब मौसम भी खराब है और मौसम राजनीति का भी खराब है, मौसम जनता का भी खराब है। इस समय भाजपा के सामने वो प्रबल स्थिति है, अगर संतोष जी समझ रहे होंगे, जो 2012 में कांग्रेस के सामने थी। निर्भया, भ्रष्टाचार, अन्ना और अरविंद केजरीवाल, तीन मुद्दे फंसे थे। इस समय यूजीसी, शंकराचार्य और अब अधिकारियों का इस्तीफा, तीन मसले फिर फंस गए हैं। कैसे सरकार बचेगी, कैसे सरकार निकलेगी, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए हैं, मीडिया में कल नैरेटिव गढ़ा गया कि राहुल गांधी ने असम का पट्टा नहीं पहना। खबर बनाने के लिए कैसे खबरों को बैक फुट पे लाया जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद राजनाथ सिंह ने उनसे समझौता कर लिया कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, वो भी बिना पट्टे के फोटो मिल गया। फिर क्या था, खबर गायब हो गई। अब बीजेपी को लोग ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा भी मैदान में आ गए। और जैसे ही राजनाथ का फोटो आया, अब सब चैनल की भद्द पिट गई है। मीडिया क्या कहे। इधर मीडिया दिखा रही थी अग्निहोत्री जी को, तो फिर हमारे सिंह साहब भी आ गए मैदान में, बोले योगी का नमक खाया है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कोई सरकार नमक खिलाती है। एक बार धोखे में प्रधानमंत्री जी ने खिलाते, उत्तर प्रदेश वाले को ही है, 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिला दिया था नमक। याद होगा संतोष जी को कि चुनाव प्रचार के दौरान कह दिया, हम राशन देते हैं, हमारा नमक खाया तो वोट अदा कर देना। बाद में माफी मांगी थी सार्वजनिक मंच से। मैं भ्रमित हो गया था। तो मैं ये नहीं समझा कि जीएसटी, पहले तो जीएसटी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो राज्य सरकार के दायरे में नहीं आते, वो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं। जितने भी जीएसटी हैं, इनकम टैक्स हैं, ये सब केंद्र सरकार के विभाग है। और ऐसे में उन्हें
योगी का नमक हो गया। मतलब क्या, योगी के मठ से उनका वेतन आता था? संतोष जी ने समझाने का पूरा प्रयास किया, आप समझ लीजिए खुली। तो अब जनता के टैक्स से पैसा पाने वाले, चाहे वो अलंकार अग्निहोत्री हो और या फिर प्रशांत कुमार हो, अब मामला बराबर का हो गया है। सुपर ओवर होगा, सुपर ओवर कौन खींचेगा ये देखने वाली बात है, तीसरा अधिकारी कौन होगा। लेकिन इस जनता का क्या दोष है? यूजीसी पर कोई निर्णय नहीं, और अभी तो वो आपके सामने एक एक सीढ़ी दर सीढ़ी हम सबूत लाएंगे कि किन किन सबूतों से हम बताएंगे डिप्टी सीएम और पीएम सब डर गए हैं। वो कौन शख्स है जो डरा रहा है? अरे अलंकार जी यही तो कह रहे थे, कोई फोन पे कह रहा था सा डॉट, आगे की समझ लीजिए। पागल हो गया ये पंडित, वो कौन था? अब तक ये बात सामने आई क्यों नहीं? संतोष जी शुरू करेंगे, कौन है वो पूर्व मुख्यमंत्री जिसने 3.5-4 घंटे में अपना पूरा पैटर्न बदल दिया? देखिए शिव जी, ये वो नेता रही हैं जिन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं को भी हड़का दिया था। ये वो नेता रही हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी का एक जमाने में प्रयोगशाला कहा जाता था, वहां 10 साल की कांग्रेस सरकार को विधानसभा चुनाव में हराकर भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म किया था। ये वो नेता है जिन्हें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश लाया गया था, बुंदेलखंड के इलाके से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, ताकि बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बन सके। ये वो नेता है जो 2017 के टॉप 5 नेताओं की लिस्ट में शामिल थी, जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती थी, लेकिन अचानक मनोज सिन्हा का नाम आया और उसके बाद सबका नाम पीछे छोड़ते हुए आरएसएस ने योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया। मैं ज्यादा समय नहीं गवाऊंगा, मैं आपसे कहूंगा कि सीधे आप उमा भारती का एक एक्स पर किया गया पोस्ट रखने जरा, और मैं टाइम के हिसाब से बताऊंगा कि ये क्यों बदलता है। ये सुबह पोस्ट किया है 10:15 पर, ध्यान से देखिए हमारे दर्शक, सुबह 10:15 पर पोस्ट किया है इन्होंने। क्या लिखा है देखिए, मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल जाएगा, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, ध्यान से सुनिए, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है। प्रशासन ने मर्यादा और अधिकारों का उल्लंघन किया, यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों को एवं विद्वत परिषद का है। यानी सीधे सीधे उन्होंने कहा, टैग किसको किया? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के एक्स अकाउंट को, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस विवाद से। भारतीय जनता पार्टी यूपी के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी यूपी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट को, जिनके प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी खुद अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो बाकियों की क्या करेंगे। फिर उन्होंने योगी आदित्यनाथ के यानी सीएम ऑफिस ऑफ यूपी को टैग किया और शंकराचार्य जी के मठ को टैग किया। ये कोई साधारण नेता नहीं है, मुख्यमंत्री रही है, विधायक रही है, सांसद रही है, 2-2 राज्यों में चुनाव जीती हैं, केंद्र की सरकार में मंत्री रही हैं, और इनको अच्छी तरह से पता है कि प्रशासन का मतलब राज्य में मुख्यमंत्री होता है और केंद्र के प्रशासन की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। इनको ये भी अच्छी तरह से पता है कि राज्य के प्रशासन पर अगर आप उंगली उठाओगे तो इसका मतलब मुख्यमंत्री के प्रशासन पर उंगली उठाना है। और उमा भारती को ये भी अच्छी तरह से पता है कि भगवा वस्त्र पर के साथ बदतमीजी करना, शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार करना, ये किसी अधिकारी के हिम्मत की बात नहीं है, किसी अधिकारी की हैसियत औकात नहीं है। शिव जी माफ कीजिएगा, जब तक उनके पास मुख्यमंत्री का हाथ उस अधिकारी के सर पे ना हो, ये उमा भारती ना समझ सके, मेरा ये दिल मानने को तैयार है। तो उनको पता था कि ये जो उन्होंने पोस्ट किया इसका मतलब सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनका मोर्चा खोलना माना जाएगा, ये सब कुछ पता। फिर अचानक कुछ घंटों में कुछ होता है, और कुछ नहीं, मुझे लगता है बहुत कुछ हो जाता है। और जो उमा भारती सुबह 10:15 योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रही थी, वही उमा भारती एग्जैक्ट 3:30, मैं आपसे कहूंगा दर्शकों को दूसरा वाला भी पोस्ट दिखा दे, एग्जैक्ट 3:30, 5 घंटे 15 मिनट बाद वो पोस्ट करती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने टाइमर सेट कर दिया हो। अब इसमें सबसे पहली चीज मैं बता देता हूं कि पहले वाले पोस्ट में योगी आदित्यनाथ को टैग नहीं किया था, दूसरे वाले पोस्ट में योगी आदित्यनाथ को टैग कर रही, मतलब वो संदेशा दे रही है कि देखिए महाराज जी, मेरे पास जो संदेशा आपने भिजवाया था मैंने उसको एज इट इज मान लिया है। और अब क्या ट्वीट कर रही हो देखिए, वो लिख रहे हैं कि योगी विरोधी खुशफहमी ना पाले, मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध नहीं है। तो किसके विरुद्ध था? शंकराचार्य के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो कौन सी सरकार ने किया? शंकराचार्य को जो कालेमी कहा गया वो कौन से मुख्यमंत्री ने कहा? शंकराचार्य जी के साथ शंकराचार्य जी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगा गया, वो कौन सी सरकार के अधिकारियों ने मांगा?
ये मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है कि उमा भारती समझती नहीं है कि उनके पहले पोस्ट का क्या मामला था। लेकिन दूसरे पोस्ट में जो लिख रही है, मैं फिर से दोहरा देता हूं, योगी विरोधी खुशफहमी ना पाले, मेरा कथन योगी जी के विरुद्ध नहीं है। मैं उनके प्रति सम्मान, स्नेह व शुभकामना का भाव रखती हूँ, किंतु मैं इस बात पर कायम हूं कि प्रशासन कानून व्यवस्था पर सख्ती से नियंत्रण करे, लेकिन किसी के शंकराचार्य होने का सबूत मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। ये सिर्फ शंकराचार्य या विद्युत परिषद कर सकते हैं। क्या किसी डीएम, किसी पुलिस कप्तान, किसी कमिश्नर, किसी एसएसपी, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की ये हिम्मत है कि शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांग ले बिना मुख्यमंत्री के कहे? अब ये 5.25 घंटे में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बदल कैसे गई, जो एक जमाने में यूपी की मुख्यमंत्री बन सकती थी, कुछ कदम बनने से दूर रह गई थी। किसी का तो फोन गया होगा, किसी ने तो समझाया होगा, मीठी भाषा में समझाया होगा। और वैसे भी संघ के बैकग्राउंड से जो आते हैं, वो बड़ी मीठी भाषा में आपको धमकाते हैं। मतलब आपको लगेगा नहीं कि वो आपको डरा रहे हैं, आपको धमका रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ ये भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ संघ की परंपरा से आए हुए नेता नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आए नेता नहीं है। दर्शक कम कहे को ज्यादा समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे वीडियो वायरल है, एक तो एजेंसी वाला वीडियो ही वायरल है, एक तो एजेंसी वाला ही वीडियो वायरल है। कम कहे को ज्यादा समझ लीजिए। फिर मैं सोचता हूं कि क्या ये पहला वाक्य था? नहीं, पहला वाक्य नहीं। अभी कुछ दिन पहले हम एक शो कर रहे थे, आपके पास एक मैसेज आया कि केशव प्रसाद मौर्य जाने वाले हैं प्रयागराज। जी, आया था शिव जी। और बिल्कुल। फिर पता लगा कि नहीं, वो प्रयागराज नहीं जा रहे हैं। फिर ये पता लगा कि उनको किसी ने रोक दिया। कौन है वो शख्स जो योगी आदित्यनाथ के नाम पर पहले केशव प्रसाद मौर्य को हड़काता है और फिर उमा भारती को मनाता है, समझाता है या धमकाता है? अब तो मैं कहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य या उमा भारती या इनके करीबी लोगों को सामने आके बताना चाहिए कि किसने फोन करके इनके इरादों को बदला, और फोन करने वाले ने रिक्वेस्ट किया, फोन करने वाले ने समझाया, या फोन करने वाले ने डराया या धमकाया। और ऐसा क्यों हो रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह से डरने वाले लोग अब योगी आदित्यनाथ से भी डरने लगे हैं? क्या क्या मैं फिर ये सवाल उठा रहा हूं कि क्या योगी आदित्यनाथ एक बड़ी भूमिका में जा रहे हैं, और अब उमा भारती हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, इनको सामने आकर ये बताना चाहिए कि इनके इरादे क्यों बदले। कुछ ही घंटों में केशव प्रसाद मौर्य का इरादा क्यों बदल गया, और 5.25 घंटे में उमा भारती का जो भावना थी, जज्बात थे, वो कैसे बदल गए। अच्छा, एक बात आपने यूजीसी की बात की, वो भी जरा दर्शकों को बताता हूँ। धर्मेंद्र प्रधान साहब का बयान है, और मैंने आपको पहले ही कहा था 2 दिन पहले, वो कह रहे हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, ये यूजीसी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब मिलकर तय करेगी, किसी भी हालत में किसी। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। अरे भैया, तो इस्तीफा देके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही प्रधानमंत्री बना दो, अगर सबको सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना है। जहां जहां ये फंसते हैं, वहां वहां ये सुप्रीम कोर्ट के नाम का इस्तेमाल करते हैं। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। मौसम खराब है, लेकिन इस बारिश के मौसम में भी विद्यार्थी अलग अलग शहरों में, चाहे वो दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, डटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नरेंद्र मोदी फंसे हुए आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। गोदी मीडिया के पत्रकारों द्वारा ये खबर फैलाई जा रही है, झूठी खबर फैलाई जा रही है कि यूजीसी कोई स्पष्टीकरण जारी कर सकती है। तो स्पष्टीकरण जारी करने का क्या मतलब होता है? आपने एक कानून बनाया जो गलत है, जो भेदभावपूर्ण है, या तो आप उसको वापस लेंगे या आप उसको बने रहने देंगे। उसमें स्पष्टीकरण की तो कोई बात नहीं होती। निशिकांत दुबे आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे थे, और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो परमानेंटली गड्ढा खोदना चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर कुछ लोग वायरल कर रहे हैं। मेरा दिल भरोसा करना नहीं कर रहा था, लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसकी खुंदक वो निकालेंगे कि अगले 10 साल 15 साल तक बीजेपी सत्ता में न लौट पाए। मतलब सवाल सीधा है, वापस लोगे या नहीं लोगे, और वो घोल पट्टा कर रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यूजीसी, सुप्रीम कोर्ट, भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, वो रटा रटाया जो वाक्य होता है, इस तरह का वाक्य वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। दर्शकों को बता दूं, वो फ्रंट रनर थे। उड़ीसा के बेचारे मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, वो भी उनके हाथ में नहीं आया। बीजेपी की सरकार तो बन गई, फिर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी उनके हाथ नहीं आया। संतोष जी, इनका क्या होगा? जो दो अधिकारी है इस्तीफा दे गए, और माहौल बड़ा गरम नरम चल रहा है। सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है। अगर सरकार मानती है 20% को हम खुश करेंगे, 25% को, तो हमसे 75% नाराज हो जाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये अलग चीज है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है, अब इनका क्या होगा? अब पहले चला
साधुओं के बीच विवाद। तब कौन था? शंकराचार्य और जगत गुरु के बीच। फिर आ गया शंकराचार्य बनाम मुख्यमंत्री विवाद। अब शंकराचार्य बनाम मुख्यमंत्री के साथ अब अधिकारी बनाम अधिकारी आ गया। क्या ये उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष शुरू होने का ऐलान हो गया? हमें तो ऐसा लग रहा है। देखिए, जहां तक पहले वाले अधिकारी ने इस्तीफा दिया, चूंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ था, तो इस्तीफा तो उनका स्वीकार हुआ नहीं, कार्रवाई और शुरू हो गई है। दूसरे अधिकारी ने जो इस्तीफा दिया है, उनके खिलाफ उनका भी इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा, ये तय मानकर चल लीजिए। लेकिन अच्छा पद उनको मिलने जा रहा है, मलाईदार कुर्सी जो है वो उनको मिल जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के समर्थन में वो आए। लेकिन ये मुद्दा अब इतनी आसानी से बंद होने वाला नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में सवर्ण सांसदों को लोग चूड़ियां भेज रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही गया है। सरकार के रुख से जो अपर कास्ट के छात्र हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो जातीय गोलबंदी पहले राजनीतिक दलों के बीच में नजर आती थी, वो अब छात्रों के बीच में, छात्र छात्राओं के बीच में, विश्वविद्यालयों के कैंपस में और अब अधिकारियों के बीच में भी नजर आ रही है। आप ये सोचिए कि कोई अधिकारी, पढ़ा लिखा अधिकारी, अधिकारी पढ़े लिखे लोग ही बनते हैं, बड़ी कठिन परीक्षा होती है, उसको पास करके अधिकारी बनते हैं। कोई अधिकारी कहता है कि मैं योगी का नमक खाकर वेतन लेकर मैं उनके बारे में इस तरह का अपशब्द नहीं सुन सकता, इसलिए मैं पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये अपने आप में बता रहा है। और भाई साहब ने जो फोन किया, शायद अपनी पत्नी से, जो वीडियो वायरल हो रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद अपनी पत्नी से या परिवार के किसी सदस्य से बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि भाई अगला इनको जो है पद्म भूषण, पद्म विभूषण या पद्म श्री तो जरूर दे देना चाहिए। और अगर उस कैटेगरी में नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक्टिंग वाली कैटेगरी में दादा साहब फाल्के अवार्ड से तो जरूर इनको सम्मानित कर देना चाहिए। बड़ी गंभीर आपने टिप्पणी कर दी कि दादा साहब फाल्के और वो सब चीजें, पुरस्कार। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जैसे ही कोई एक नेता योगी आदित्यनाथ का विरोध करता है, वैसे ही वो अपनी पोस्ट से विमुख हो जाता है। ये आपने अभी दूसरा उदाहरण तो अभी आपने बताया नहीं, केशव प्रसाद मौर्य का, कि कौन था। अब हमारे कल लाइव प्रोग्राम में ही शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने बताया, संतोष पाठक या शिव कुमार मिश्रा ने अपनी तरफ से थोड़ा ही कहा था। और फिर क्यों आखिर नहीं गए और वो दुनिया का ज्ञान देते रहे? उन अधिकारियों की मीटिंग ली है, उन अधिकारियों की पेच कसे गए, कौन मालूम पेच कसे गए कि अपने कसवा लिए पेच। बंद कमरे की बात बाहर आई कैसे? अब सवाल यह है कि इस उठा पटक में उत्तर प्रदेश में जो आज पूरे में जगह जगह पुतले फूके गए हैं, कई जगह तस्वीर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के पुतलों पर जूते मारे गए हैं, ये सब चीज हो क्या रहा है? क्या अपने ही द्वारा पैदा किए गए भस्मासुर अब इन्हें मारने को दौड़ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अपने ही द्वारा पैदा किए गए भस्मासुरी नहीं, बल्कि जो माहौल इन्होंने बनाया, जो सपना इन्होंने दिखाया सनातन का, जो सपना इन्होंने हिंदुत्व का दिखाया। एक बड़ी दिलचस्प थ्योरी है शिव जी, जो हमें समझना चाहिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि देश का शासन संविधान से चलता है, नियमों से चलता है। आपने उन तमाम चीजों को ताक पर रखते हुए पहले देश को हिंदू मुसलमान में धार्मिक आधार पर बांटा। हमारी सनातन परंपरा ये कहती है कि राजा का व्यवहार जो है वो संत के समान होना चाहिए और पारिवारिक आदमी होना चाहिए। लेकिन ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जब संत राजा बन जाएगा तो इस तरह का माहौल बन जाएगा कि एक संत के राज में एक संत का इस तरह से अपमान किया जाएगा। और जबकि दोनों ही भगवान शिव की परंपरा के वाहक माने जाते हैं, भगवान शिव के अवतार ही एक तरह से जो इनके भक्त है वो इनको मानते हैं। और ये दोनों ही लोगों का सामने आना ये बताता है कि सत्ता की लड़ाई में सनातन की परंपरा, हिंदुत्व की परंपरा, और अब तो कुछ ही घंटे बाकी, 24 घंटे भी नहीं, कुछ ही घंटे बाकी है। कल अगर बिना स्नान किए शंकराचार्य जी वापस चले जाते हैं तो सनातन के इतिहास में शायद पहली बार होगा कि माघ मेले से बिना स्नान किए शंकराचार्य को जाना पड़ा, और वो भी उस समय जब एक संत उस राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ था और हिंदुत्व और सनातन की परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी। लेकिन अब ये सनातन का मुद्दा नहीं रह गया, अब ये हिंदुत्व का मुद्दा नहीं रह गया, अब ये ईगो क्लैश का मुद्दा बन गया है। केंद्र की तरफ से एक मैसेज दिया गया कि माफी मांग के निपटा लीजिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ अकेले ही लड़े हुए। आपको ध्यान देना होगा, योगी आदित्यनाथ अकेले ही सबसे भिड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, चाहे वो लखनऊ का हो चाहे वो दिल्ली का हो, योगी आदित्यनाथ के समर्थन में बयान नहीं दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक जो आजकल
देश भर में घूम घूम के हिंदुत्व, विश्व गुरु, सनातन और पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया है। योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से जानते हैं कि इस लड़ाई में वो अकेले पड़ गए हैं, न बीजेपी उनके साथ है, न आरएसएस उनके साथ है, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई आदर्श शक्ति तो है जो उनके बिहाफ पे केशव प्रसाद मौर्य को कहती है कि खबरदार मत जाना शंकराचार्य के पास, जो उनके बिहाफ पर उमा भारती को कहते हैं कि अपने जो पोस्ट को है इसकी सफाई तुरंत दो कि योगी के खिलाफ नहीं है। कोई तो आदर्श शक्ति है जो योगी आदित्यनाथ के नाम पर एक बड़ा खेल कर रही है। अब ये मोदी और शाह को तलाश करना होगा कि वो आदर्श शक्ति दिल्ली में बैठा हुआ कोई नेता है या नागपुर में बैठा हुआ कोई नेता है जो देश के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रवास कर रहा है, जो पर्दे के पीछे से योगी आदित्यनाथ का साथ दे रहा है। और ये बात अब देश के हिंदुओं को, सनातन को, सभी शंकराचार्यों को, सभी धर्म गुरुओं को, सभी जगत गुरुओं को भी सोचना पड़ेगा कि जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उनका साथ समर्थन लेकर राम मंदिर आंदोलन के बल पर सत्ता में पर कब्जा जमाया है, उसमें से कौन है जो योगी आदित्यनाथ का पर्दे के पीछे से साथ दे रहा है। और मैं सवाल फिर उठाऊंगा कि कौन है जो केशव प्रसाद मौर्य को और उमा भारती जैसे नेताओं को भी हड़का रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है। संतोष जी, बड़ी सवाल तो सबसे बड़ा इसमें यह हो गया, तो क्या योगी आदित्यनाथ ने गुजराती जोड़ी का बिस्तर बांध दिया? मेरा सवाल बड़ा गंभीर है। देखिए, जिस तरह से नेता हटते जा रहे हैं, पलटते जा रहे हैं, उससे तो लग यही रहा है। क्योंकि अगर गुजराती लॉबी स्ट्रांग होती तो केशव प्रसाद मौर्य तुरंत जाकर मिल लिए होते। भाई क्या करते ज्यादा से ज्यादा योगी आदित्यनाथ? उनकी बर्खास्तगी का लेटर भेज देते राजभवन। राजभवन में कौन बैठी हुई है? भाई बर्खास्तगी तो वो तभी होंगे ना जब राज्यपाल उनका बर्खास्तगी का, मुख्यमंत्री का जो सिफारिश है वो स्वीकार करेंगे। अच्छा, ये संविधान, कानून, परंपरा, ये सब बीजेपी कहां मानती? कौन है जिसने उमा भारती को कहा कि आप अपने बयान की सफाई दीजिए? अगर गुजराती लॉबी स्ट्रांग होती तो ये दोनों नहीं होते। और आने वाले दिनों में पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि और भी कोई नेता जो हिम्मत करेंगे योगी के खिलाफ जाने की, कुछ ही घंटों में वो भी अपने बयानों को वापस लेते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्लियर है, साफ है, स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अकेले होकर भी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 24 घंटों में क्या होगा कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल तो योगी आदित्यनाथ अकेले होते हुए भी गुजराती लॉबी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन दोनों घटनाओं को देखते हुए मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं। चलिए संतोष जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात की है, लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने अब गुजरात लॉबी को खुली चुनौती दे दी है। मैं ये अपना बयान जरूर कहूंगा दर्शकों से, और आप भी हमें बताइए, दर्शकों से ये अनुरोध करूंगा कि आप हमें बताइए कि इस बयान से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।